नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नेतन्याहू अमेरिका गया हुआ है, ये तो आपको पता ही है। बाकी सारी चीजें भी बताऊंगा, लेकिन इजराइल के एक अखबार मारिव में एक मजेदार खबर छपी है और वो खबर जो छपी है वो नेतन्याहू की सिक्योरिटी एजेंसी के लोगों के हवाले से छपी है। यानी वो लोग जो 24 घंटे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के करीब रहते हैं। उन्होंने ये बताया है कि नेतन्याहू का बेटा जो मियामी में रहता है वो आया हुआ था, बाप बेटे के बीच में मारपीट हो गई, बेटे ने बाप के ऊपर हाथ उठाया, नेतन्याहू के बेटे ने नेतन्याहू के ऊपर हाथ उठाया और उसके बाद उसको मियामी जाना पड़ा। नेतन्याहू ने उसको मियामी भिजवा दिया। ये कैरेक्टर और ये चरित्र है उन लोगों का जो लोग दुनिया को बनाने और सुधारने का दावा कर रहे हैं। ये नेतन्याहू का चरित्र है कि अपना बेटा पिटाई करके मियामी भागा हुआ है। और इसके अलावा भी कुछ मजेदार चीजें बताई और मारिव जो इजराइल का अखबार है उसी में छपा हुआ है। उन्होंने बताया कि नेतन्याहू की हालत यह है कि अपनी बीबी के साथ रेस्टोरेंट में जाता है, खाना खाता है और बिना बिल दिए चला आता है। आप सोच के देखिएगा, हमारे शहर में जो चौराहों के गुंडे होते हैं ये काम करते हैं, जाते हैं, चाय समोसा खाते हैं और बेचारे गरीब को बिना पैसा दिए चले आते हैं। ये प्रधानमंत्री है इजराइल का जिसके ऊपर करप्शन के आरोप हैं, करोड़ों हड़पने के आरोप हैं, जो कोर्ट में केस चल रहा है। और इस आदमी का कैरेक्टर ऐसा है कि इसके अपने सिक्योरिटी एजेंसी के लोग बता रहे हैं, मारिव जैसे अखबार में छप रहा है कि यह आदमी अपनी बीवी के साथ खाना खाने जाता है रेस्टोरेंट में और पैसा नहीं देता है। खैर, सीधे चलते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिका में कल बात हुई है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और ट्रंप में, और इसके बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक बयान दिया। ट्रूथ सोशल पर ही वो लिखता है, आप जानते हैं, वहीं से उठाकर ट्वीट वगैरह किया जाता है। इस बयान को अगर गौर से पढ़ा जाए तो बहुत साफ समझ में आ रहा है कि नेतन्याहू लगातार ये प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था पूरी बातचीत में कि आप ईरान से कोई समझौता मत कीजिए। शर्तें ला दिए मिसाइल के बारे में, शर्तें ला दिए इस बारे में कि वो हमास, हूथी वगैरह की मदद ना करे, और ये शर्तें तो ईरान मानने वाला नहीं है तो ईरान के ऊपर अटैक कर दीजिए। ट्रंप का जो पूरा ट्रूथ सोशल पर बयान है उससे बहुत साफ समझ में आ रहा है कि नेतन्याहू के ये सब कहने के बावजूद अमेरिका ईरान से जंग को फिलहाल तैयार नहीं है। जो खबरें बाद में बनी, यहां तक कि इजराइल के अखबारों में भी जो खबरें बनी उनमें भी यही दिया गया है कि ट्रंप लड़ने को तैयार नहीं है। ट्रंप का कहना है कि ईरान से बातचीत चल रही है, अच्छी बातचीत चल रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि समझौता हो जाएगा। इसी बीच में टर्की के जो विदेश मंत्री हैं उनका एक बयान आया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह कहा है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता हो जाएगा। अमेरिका ने भी अपनी मांगें कुछ कम की हैं और ईरान ने भी समझौते के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। अमेरिका को भी पता है कि ईरान पर हमला करके कुछ हासिल नहीं होना है और ईरान को भी पता है कि अमेरिका से लड़के कुछ हासिल नहीं होना है। तो दोनों पक्ष थोड़े थोड़े दबे हैं और अब यह आसार लग रहे हैं कि शायद अमेरिका और ईरान में समझौता हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये तुर्की के विदेश मंत्री कह रहे हैं। यानी आप देखिए, ये एक ऐसा आदमी है जो किसी भी हाल में जंग चाहता है। अमेरिका जाने से पहले धमकी देता है कि अमेरिका मदद नहीं करेगा तो हम खुद हमला कर देंगे, लेकिन हमला करने की हिम्मत तो है नहीं। ये बात तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। 12 दिन की जो जंग हुई थी, 12 रोजा जंग जिसको कहा जाता है, उसमें इसके समझ में आ गया था कि ईरान से अकेले लड़ पाना इम्पॉसिबल है। हाथ पांव जोड़ के अमेरिका के पास पहुंचा था और जब अमेरिका ने दखल दिया उसके बाद ही यह जंग रुक पाई। इस बार भी ये पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल ये लगता है, हालांकि ट्रंप ने धमकी वमकी दी है, ये कहा है कि पिछली बार बातचीत टूटी तो हमने क्या किया वो ईरान जानता है। जानता तो इजराइल भी है कि पिछली बार जब जंग हुई तो ईरान ने क्या किया, जानते दोनों हैं। और ईरान दोबारा वो सब करने को तैयार है। ईरान के जो लारिजानी हैं, खामनेई साहब के सलाहकार, वो पहले ही कह चुके हैं कि अभी तो हमने 15% मिसाइल का ही इस्तेमाल किया था, 85% हमारी क्षमता तो देखी ही नहीं है इजराइल ने। तो तैयार तो सब हैं। ये धमकी का जो स्वर है ये दुनिया को सुनाने के लिए है ट्रंप जो कर रहा है। देखिए, दो बातें हो सकती हैं, दोनों बातें समझनी चाहिए। या तो ट्रंप वाकई ये बात जानता है कि ईरान पर हमला करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ना तो सरकार बदलने वाली है, ना ईरान को आप हरा पाओगे, थोड़ा बहुत तबाह बर्बाद करोगे, चाइना रशिया इतना पैसा दे देंगे या इतनी मदद कर देंगे कि ईरान दोबारा से खड़ा हो जाएगा।
इजराइल इस बीच में बुरी तरह से तबाह होगा और अमेरिका के जो तमाम सारे अड्डे बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में वो भी तबाह होंगे। तो मिलना जाना कुछ नहीं है, अरबों खरबों खर्च हो जाएगा ट्रंप का, ये जानता है वो। तो या तो इसकी वजह से वो टाल रहा हो जंग को, ना चाहता हो इजराइल के प्रेशर के बावजूद, या जानबूझ के यह खबर बाहर चलाई गई हो कि ईरान चैन से बैठ जाए कि अब जंग नहीं होने वाली है और कभी भी देर रात, किसी भी देर रात अचानक हमले शुरू हो जाएं। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। इसलिए अगर ये बात मैं समझ रहा हूं तो ईरान तो मुझसे बहुत बहुत बेहतर समझ रहा होगा, जो इन सारे हालात को बहुत करीब से देख रहा है। मैंने आपको बताया था कि वहां जाने के बाद लगातार कई लोगों से मुलाकात की थी नेतन्याहू ने, और कल यह खबर आई कि बोर्ड ऑफ पीस जो गजा पर बना हुआ है, उस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो गया। वो कागज साइन कर दिया उसने, रूबियो के साथ उसकी फोटो आ गई। यानी ट्रंप जो बोर्ड ऑफ पीस बना रहा है या बना चुका है, अब इजराइल भी उसका मेंबर बन चुका है। अरब मुल्क पहले ही कई सारे उसका मेंबर बन चुके हैं। एक बड़ी खबर दोहा से आई। आप जानते हैं, मैंने कल बताया था कि दोहा गए हुए हैं लारिजानी। कहा यही गया था कि कतर के लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे। जाहिर तौर पर कतर के लीडर्स के साथ मुलाकात की है उन्होंने, लेकिन टर्की का अखबार यह बता रहा है कि कतर के लीडर्स के साथ मुलाकात करने के साथ साथ उन्होंने हमास के लीडर्स से भी मुलाकात की है। आप जानते हैं कतर में हमास के लोग रहते हैं। हमास की लीडरशिप को कतर में रखा गया है। कतर में उनको सारी सुविधाएं, सारी सहूलियतें उपलब्ध कराई जाती हैं, वहीं रहते हैं। वहीं पर इजराइल ने निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसमें वो बुरी तरह से नाकामयाब हुआ था। कहा यह जा रहा है, यह अखबार बता रहा है कि हमास के लोगों के साथ अली लारिजानी की बात हुई है। हमास ने जो कुछ चल रहा है, सेकेंड राउंड में जिस तरह से बातचीत आगे बढ़नी है, सेकेंड राउंड में जिस तरह से सीज फायर को आगे बढ़ना है, उसके बारे में, रफा बॉर्डर से जिस तरह से बहुत कम लोगों को आने दिया जा रहा है उसके बारे में, हमास के हथियारों के बारे में और गजा के अंदर जो हालात हैं उसके बारे में अली लारिजानी से डिटेल में बात की है। कई घंटे ये बातचीत चली है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अली लारिजानी के कतर जाने का बड़ा जो मकसद था, वो मकसद हमास के लोगों से मुलाकात का भी था। तो जो अमेरिका और इजराइल लगातार कह रहे थे कि ईरान, हमास, हूथी, हिजबुल्लाह, रेजिस्टेंस के लोगों से रिश्ता तोड़ ले, वो अली लारिजानी ने कतर जाकर और वहां पर हमास के लोगों से मुलाकात करके सीधे बता दिया कि इस मामले में हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाले हैं। रेजिस्टेंस हमारा अपना है और हम रेजिस्टेंस के लोगों के साथ, हमास, हूथी, हिजबुल्लाह, इन सब के साथ खड़े रहेंगे। गजा से एक और खबर है जो साथ में बताता चलूं कि गजा में जो मलबा बहुत सारा इकट्ठा हुआ है, आप जानते ही हैं कि इजराइल ने जाने कितनी बिल्डिंग्स को जमींदोज किया है, उन सब का मलबा वहां पर पड़ा हुआ है। उस मलबे के चलते बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, लोग परेशान हैं। तो अब यह कम से कम शुरू हुआ है कि यूएन की एजेंसीज वहां से मलबा हटाना शुरू कर चुकी हैं। हालांकि इतना मलबा है जिसको हटाने में बरसों लगेंगे, लेकिन मलबे की सफाई शुरू हो गई है। यह अपने आप में गजा के लोगों के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है, वरना तो गजा में जो कुछ हो रहा है, अभी भी गोलियां चल रही हैं, अभी भी रफा बॉर्डर खुलने के बावजूद बमुश्किल 50 लोग आ पाए हैं उधर से इधर और सारे तमाशे चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मैंने आपको बताया कि मलबा हटना शुरू हो गया है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि गजा के अंदर रीडेवलपमेंट प्लान शुरू हो सकता है जल्दी ही। इजराइल, लेकिन मैं आपको बता दूं, ईरान के बारे में सब कुछ बताने के बाद मैं बता दूं कि इजराइल अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा, यह सोचना भी अपने आप में बेवकूफी है। वहां का एक अखबार है इजराइल हयोम, और इजराइल हयोम जो अखबार है वो पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कि नेतन्याहू का अखबार है। नेतन्याहू के मन की बात उसमें छपती है, नेतन्याहू के हिसाब से, ज़ायनिस्ट गवर्नमेंट के हिसाब से बात छपती है। तो हायोम ने खबर छापी और इस खबर को सारी दुनिया में वायरल करने की कोशिश की गई। खबर यह थी कि ईरान ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था, जब अभी वहां पर तमाशा चल रहा था, जब मोसाद और सीआईए से मिलकर लोग सड़कों पर उतर आए थे और बम चला रहे थे, बंदूकें चला रहे थे, कल जब पजेश्कियन भाषण दे रहे थे तो उन्होंने इस बात का दुख जताया, इस बात पर खेद भी जताया, इस बात पर अफसोस किया कि जो परेशानियां जनता को झेलनी पड़ रही हैं वो हमारी वजह से हम ठीक से मैनेज नहीं कर पाए। लेकिन यह बिल्कुल क्लियर किया कि जिन लोगों ने इन परेशानियों की आड़ में सरकार बदलने की कोशिश की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई और आगे भी होगी। तो इन्हीं लोगों को लेकर हायोम ने यह खबर चलाई कि ईरान ने इन सब लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया है, जबकि अमेरिका से वादा यह किया गया था कि इनको फांसी पर नहीं चढ़ाया जाएगा।
यह खबर उतनी ही झूठ है जितना झूठ यह हो सकता है कि सूरज रात में निकलता है। और झूठ बोलने में नेतन्याहू, उसके मुल्क और उसके अखबारों का कोई मुकाबला अभी तो हमारी गोदी मीडिया भी नहीं कर सकती। अभी हमारी गोदी मीडिया भी उससे काफी पीछे है। अरागची ने कल बयान दिया और बहुत क्लियर किया कि यह इजराइल का एजेंडा लगातार चलाया जा रहा है इस बात के लिए कि अमेरिका को भड़काया जा सके। तो इजराइल अपनी सारी हरकतें करेगा इस बात के लिए कि अमेरिका कैसे भी ईरान के ऊपर हमला कर दे, क्योंकि खुद उसकी हमला करने की हिम्मत नहीं है। इसलिए यह बात मैं अलग से इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब इस तरह की खबरें आपके सामने आए तो पहले यह देख लें कि उन खबरों का सोर्स क्या है। अगर हायोम, टाइम्स ऑफ इजराइल या इस तरह के अखबारों से, जेरूसलम पोस्ट, इस तरह के अखबारों से खबरें आती हैं तो उन खबरों के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। वो खबरें वैसी ही हैं जैसी हमारे हिंदुस्तान में गोदी मीडिया चलाता है कि कराची पे कब्जा हो गया, लाहौर पे कब्जा हो गया, फला हो गया, ढिमका हो गया। हमारे गोदी मीडिया की हालत यह है कि वो कहता है कि रूस से तेल खरीदना बंद करना मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि वेनेजुएला का तेल सस्ता है। मास्टर स्ट्रोक ऐसा है जिसका फैसला आपने नहीं किया, ट्रंप ने किया। तो खैर, गोदी मीडिया पर तो मैं बात करता ही रहता हूं। तो हमारे गोदी मीडिया से बढ़ के है इजराइल का गोदी मीडिया, अमेरिका का गोदी मीडिया। और आप इस बात को याद रखिएगा कि हिंदुस्तानी गोदी मीडिया का जो मॉडल है, जहां से उसकी ट्रेनिंग हुई है, वो इजराइल और अमेरिका का गोदी मीडिया है। तो इस तरह की झूठी खबरें लगातार चलाई जाएंगी, इनको बिल्कुल तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। एक और बड़ी खबर कल मैंने आपको बताई थी, कल या परसों मुझे याद नहीं है, वेस्ट बैंक को लेकर बात हुई थी कि वेस्ट बैंक को लेकर इजराइल ने एक नया कानून बनाया है, जिस कानून के तहत जॉर्डेनियन कानून को पलट दिया गया है। इस कानून के तहत कोई भी अब वेस्ट बैंक में जमीन खरीद सकता है। अरबों की जमीन यहूदी खरीद सकते हैं, यहूदी वहां पर बस सकते हैं लीगल तरीके से, बस अभी भी रहे थे लेकिन वो इलीगल था। यानी आप कह सकते हैं कि वेस्ट बैंक को इजराइल का हिस्सा बनाने की पूरी तैयारी कर ली है नेतन्याहू ने। इस बात का पूरी दुनिया में विरोध हुआ है। अमेरिका में विरोध हुआ, यूके में हुआ, यूरोपीय यूनियन ने किया, मुस्लिम देशों के संगठन ने किया। शर्म की बात है कि अभी तक हिंदुस्तान ने इसका विरोध नहीं किया है। खैर, इस मामले में एक बड़ी खबर यह है कि चाइना ने अलग से बयान जारी किया इस बात को लेकर कि यह बिल्कुल गलत है। इस बात को चाइना कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और एक बड़ी खबर यह है कि अरब लीग ने एक मीटिंग बुलाई है। हालांकि बहुत मजेदार है, अरब लीग मीटिंग से आगे कभी नहीं बढ़ पाता है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं मेरे पुराने दर्शकों को, जो लोग लगातार टीसीएच देख रहे हैं, खासतौर पे इजराइल वार को लेके, इजराइल गजा वार को, उनको मैं लगातार ये बात कहता रहता हूं कि अरब मुल्क जो थोड़ा बहुत हाथ पांव मारते हैं वो सिर्फ इसलिए मार पाते हैं क्योंकि अरब की जो अवाम है वो फलस्तीन के साथ है। हुक्मरानों का तो कहना ही क्या है, हुक्मरान कहां कहां बिके हैं ये समझ पाना भी बहुत मुश्किल काम है। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई को लेकर जिस तरह की खबरें आती हैं, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यूएई की एक खबर यह है, मिडिल ईस्ट आई ने यह खबर छापी है कि सऊदी अरब के साथ जब इनका विवाद चल रहा था, यमन वाला, यमन में जब सऊदी अरब ने अपनी सेना वेना भेज के इनका सब खत्म कर दिया था, उस समय यूएई ने इजराइल के साथ मिलकर ऐसी फर्मों को पैसा दिया जो सऊदी अरबिया को एंटी सेमेटिक बताएं और एंटी सेमेटिक बताकर पूरे यूरोप में और दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करें। इजराइल के साथ यूएई की जो कुर्बत है, जितना करीब है ये, जिस तरह का इनका सहयोग है, उस पर मैं बहुत सारी बातें कर चुका हूं। खैर, मैं ये सब क्यों बता रहा था? क्योंकि एक सर्वे आया है जो ये बताता है कि अरब, और ये पैन अरब की बात है, सारे अरब मुल्कों की बात है, किसी एक मुल्क की बात नहीं है। यह सर्वे बताता है कि ज्यादातर अरब नहीं चाहते हैं कि उनके मुल्क इजराइल के साथ कोई अब्राहम एकॉर्ड करें या फिर उनके साथ अपना रिश्ता नॉर्मल बनाएं। यानी ज्यादातर अरब फलस्तीन की आजादी चाहते हैं, वो इजराइल के साथ नहीं है, वो इजराइल को एक लीगल कंट्री नहीं मानते हैं। और यही प्रेशर है जिसकी वजह से जब कुछ होता है तो अरब लीग की मीटिंग बुलाई जाती है, एक प्रपोजल पास कर दिया जाता है और बात खत्म। वेस्ट बैंक पर भी एक मीटिंग बुलाई गई है, एक प्रपोजल पास कर दिया जाएगा, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। इसके आगे कुछ अरब मुल्क करते हुए दिखाई दें, यह जरा सा आश्चर्यजनक लगता है अगर करे तो। हालांकि हाल में ही इजराइल के खिलाफ जिस तरह से सऊदी अरबिया, टर्की और इजिप्ट ने खास तौर पे कदम उठाए हैं, वो अपने आप में इस बात को बताते हैं कि अब उनको पता है कि अगर खुद अपना वजूद बना के रखना है, अपनी सत्ताएं बना कर रखना है, तो उनको मजबूत होना होगा, वरना इजराइल की नजर कभी भी किसी भी अरब मुल्क की किसी भी जमीन पर पड़ सकती है। इजराइल की जमीन की भूख ऐसी है कि सारे अरब को खा जाएगा,
तो भी उसकी जमीन की भूख खत्म नहीं होगी। ये एक वजह हो सकती है कि आजकल थोड़ा ज्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं कुछ अरब मुल्क, लेकिन इन सब के बावजूद कमान किसके हाथ में है? अमेरिका के। जिस दिन अमेरिका कहेगा फिर सारे के सारे लाइन पर आ जाएंगे। तो खैर, फिलहाल ये लग रहा है कि अमेरिका जंग करने के मूड में नहीं है, लेकिन ये साजिश भी हो सकती है, धोखा भी हो सकता है। ईरान ने बिल्कुल क्लियर किया है कि वो जिस तरह की भी जंग होगी उसके लिए तैयार है, बातचीत वो करना चाहता है, लेकिन बातचीत अगर टूटेगी और जंग होगी तो वो जंग के लिए भी तैयार है। लारिजानी का हमास से मिलना, हमास के लीडर से मिलना, ये बताता है कि रेजिस्टेंस का साथ कतई किसी भी हाल में ईरान नहीं छोड़ने वाला है। और गजा के अंदर जिस तरह से रबल की सफाई हो रही है, ऐसा लगता है कि शायद वहां पर रीडेवलपमेंट का काम भी, रेनोवेशन का काम भी शुरू हो। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।